नमस्ते बच्चों, मैं दीपक सेन इंजीनियर दीपक चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो लास्ट क्लास है हम लोगों ने बात किए थे वेरियस टाइप ऑफ पावर फैक्टर के प्रकार की हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे कि पावर इन एसी सर्किट और पावर एंगल ट्रायंगल। देखिए मेरे बच्चों, पावर की बात करें तो आप कहेंगे सर पावर तो वही है आपकी P बराबर VI, पर बच्चों वो बात है आपकी केवल डीसी सर्किट के लिए। जब हम लोग एसी सर्किट में बात करते हैं तो पावर भी तीन प्रकार से होती है: एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड कॉम्प्लेक्स पावर। या मैं कहूं एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर। हिंदी में बात करूं तो सक्रिय शक्ति, निष्क्रिय शक्ति और आभासी शक्ति। अब ये कैसे हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोगों ने देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है और इंपीडेंस क्या होता है। उनकी हम लोग बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पावर इन एसी सर्किट किस तरीके से पावर इन एसी सर्किट हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्टली, और एक बात और करेंगे पावर एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो फर्स्टली आप हेडिंग डाले हैं पावर इन एसी सर्किट। पावर इन एसी सर्किट, तो पावर इन एसी सर्किट से सबसे पहले एसी सर्किट में तीन बातें होती हैं: रेजिस्टेंस, ये होता है R, यूनिट होती है क्या, ओम। क्या होती है, ओम। नेक्स्ट होता है रिएक्टेंस। अब इसको थोड़ा सा देखना है, रिएक्टेंस क्या है, प्रतिघात। एक्चुअल में रिएक्टेंस है क्या कि इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है, रिएक्टेंस या प्रतिघात। क्या कहलाता है, रिएक्टेंस या प्रतिघात कहलाता है। और रिएक्टेंस का जो मात्रक है, मात्रक इसका भी क्या होगा, जिन जिन के आगे प्रति लग रहा है मात्रक इसका भी क्या होगा, ओम। अब रिएक्टेंस के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं मेरे बच्चों, दो पार्ट होते हैं। बस तो हम लोगों ने बात किया इंडक्टिव रिएक्टेंस। कौन सा रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और सेकंड में बात करूंगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कौन सा मेरे बच्चों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। भाई ये तो प्रतिरोध में, और ये इंडक्टर में, और ये कैपेसिटर में। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो इसको मैंने बोल दिया XL। भाई रिएक्टेंस को डिनोट करता हूं मैं किससे, X से। कैपेसिटिव को क्या बोल दिया, XC। एक्चुअल में XL है क्या, तो अब आपने देखना है XL। XL है आपका ओमेगा L, और मात्रक क्या होगा, ओम। और चूंकि ओमेगा बराबर हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था क्या होता है, 2πf, तो XL हो गया 2πfL। क्या हुआ मेरे बच्चों, XL 2πfL ओम। और यहां पर जो L है, ये L क्या है मेरे बच्चों, इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी। तो आपसे पूछ ले इंडक्टेंस की यूनिट की हेनरी, आपसे पूछ ले रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात की यूनिट, प्रेरणिक प्रतिघात की यूनिट। तो प्रतिघात आते ही यूनिट क्या होगी, ओम। तो XL क्या हुआ, 2πfL। तो आप यहां कह सकते हैं एक सिंपल सी चीज कि XL प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, फ्रीक्वेंसी के। देखो XL प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो ये तो हुआ XL इंडक्टिव रिएक्टेंस। जब बात करूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, और XC होगा 1/ωc। क्या होगा, 1/ωc, और मात्रक इसका भी क्या होगा, ओम। और वापस ओमेगा बराबर 2πf, तो 1/2πfc। ये भी ओम, और ये है आपका कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी, फेरड। यूनिट क्या होगी, फेरड। तो यहां पर आप एक और चीज कह सकते हैं कि XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के। तो XL तो प्रोपोर्शनल हुआ F के, और XC प्रोपोर्शनल हुआ किसके, XC प्रोपोर्शनल हुआ 1/F के। तो अब रेजिस्टेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया, और थर्ड चीज है आपका इंपीडेंस। थर्ड चीज आपका क्या है, थर्ड है आपका इंपीडेंस। तो इंपीडेंस क्या होगा, इंपीडेंस होगा Z R प्लस आयोटा X। मतलब
प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों को मिलाकर जो बनता है वो क्या बनता है आपका इंपीडेंस। क्या बनता है? इंपीडेंस। तो जेड बराबर हुआ आर प्लस आयोटा एक्स। तो यहां पर आर प्लस आयोटा एक्स या माइनस प्लस माइनस दोनों लगा सकते हैं कि सर माइनस क्यों? क्योंकि कैपेसिटिव में हमें से क्या लगेगा? माइनस, और रजिस्टर में और इंडक्टर में क्या लगेगा? प्लस। तो आर प्लस माइनस आयोटा एक्स। अगर मैं आपसे कहूं इसका परिमाण मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट के अंदर वास्तविक भाग किसका? आर का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? एक्स का स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं कोण, तो कोणों का थीटा टेन इनवर्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। तो टेन इनवर्स, ये बताएं काल्पनिक भाग क्या है मेरे बच्चों? एक्स। तो प्लस माइनस एक्स, और वास्तविक भाग क्या है? आर। प्लस किसके लिए? इंडक्टर के लिए, और माइनस किसके लिए? कैपेसिटर के लिए। हमेशा याद रखना, प्लस किसके लिए? इंडक्टर के लिए, और माइनस किसके लिए? कैपेसिटर के लिए। तो प्लस तो किसके लिए? इंडक्टर, और माइनस किसके लिए? कैपेसिटर। तो ये है आपके रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, या रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपीडेंस। अब ये क्यों पढ़े? जबकि हम बात तो पावर की कर रहे हैं, क्यों पढ़े अभी आपको पता लगेगा कि यहां पर किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। रजिस्टर के लिए, किसके लिए? इंडक्टर के लिए, और किसके लिए? कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो पावर इन ऐसी सर्किट में तीन चीजें जानना जरूरी था भाई। रेजिस्टेंस तो आर आपको पता ही है, रिएक्टेंस दो प्रकार का होता है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। इंडक्टिव तो एक्सएल, कैपेसिटिव एक्ससी। एक्सएल होता है ओमेगा एल 2 पाई, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो एक्सएल का फॉर्मूला हो गया 2 पाई एफ। एक्ससी हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो ये हो गया कैपेसिटिव। जब रजिस्टर और इंडक्टर दोनों को मिला दिया तो वो क्या बन गया? इंपीडेंस, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। प्लस माइनस, प्लस किसके लिए? रजिस्टर इंडक्टर के लिए, और माइनस किसके लिए? कैपेसिटर के लिए। क्या याद रखना है? प्लस इंडक्टर के लिए। और हम देख चुके हैं पावर फैक्टर में कि प्लस का एंगल इंडक्टर और माइनस का एंगल कैपेसिटर। ठीक है, तो यहां तक हम लोग बात कर चुके हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर सीधे बात करते हैं पावर इन एसी सर्किट। देखिए मेरे बच्चों, पावर इन एसी सर्किट में हम लोगों ने, मैंने एक फेजर बनाया है। फेजर क्या होता है? निरूपण होता है किसका? वी और आई का। किसके? रियल और इमेजिनरी पार्ट में। तो रियल पार्ट में तो आता है रेजिस्टेंस, इमेजिनरी पार्ट में आता है रिएक्टेंस, और दोनों का रिजल्टेंट क्या निकलता है? जेड। और इनके बीच में जो ये एंगल है, यही क्या है आपका? फाई। यही क्या है आपका? फाई। तो इसी से ही तीन पावर आपकी निकलेगी रजिस्टर में। तो रजिस्टर में तो निकलेगी कौन सी पावर मेरे बच्चों? एक्टिव पावर। कौन सी पावर? एक्टिव पावर। यहां पर रिएक्टेंस में निकलेगी आपकी रिएक्टिव पावर। कौन सी पावर? रिएक्टिव पावर। और इंपीडेंस में आपकी निकलेगी अपेरेंट पावर। कौन सी पावर मेरे बच्चों? अपेरेंट पावर। तो अब बात करते हैं, और पावर क्या होता है? P बराबर क्या होगी? V इंटू आई। तो यहां पर S बराबर क्या हुआ? V इंटू आई। V का मात्रक वोल्ट, इसका तो इसकी यूनिट होती है kVA। ये कौन सी पावर होगी? अपेरेंट पावर। VI फाई के साथ, तो जब आपका इसको मैं बोलता हूं P, ये होगा VI कोस फाई। अब किसर कोस और साइन कैसे पता लगता है? इधर देखो, सिंपल सी चीज है। ये फाई 90 डिग्री बना दो। ये है आपका कुछ P। जिधर कोण होता है उधर तो क्या लिखते हो आप? कोस। और जिधर एंगल नहीं होता उधर क्या लिखते हो? साइन। तो इधर का तो ये तो हो गया P कोस, और ये क्या हो गया? P साइन। तो अब इधर देखें, जिधर आपका ये है VI, VI है, तो VI का जिधर की तरफ फाई है, तो उधर तो क्या हो गया? कोस। तो जिधर फाई नहीं है उधर क्या होगा? इसको मैं डिनोट करता हूं क्यों से, और ये होगा VI साइन फाई। और इसकी यूनिट होती है kVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ये है आपका, इसकी यूनिट होती है किलोवाट। ये है आपकी एक्टिव पावर। तो तीन पावर होगी रजिस्टर में, तो एक्टिव, इसमें रिएक्टिव, और इसमें अपेरेंट। हिंदी में बात करें तो ये तो है सक्रिय। कौन सी शक्ति? सक्रिय शक्ति, या मैं बात करूं वास्तविक शक्ति। और ये हमेशा केवल और केवल किसमें होगी? रजिस्टर में। ये है आपकी निष्क्रिय शक्ति। कौन सी शक्ति? निष्क्रिय शक्ति या काल्पनिक शक्ति, या काल्पनिक शक्ति। ठीक है, और
ये है आपकी कौन सी शक्ति, अपेरेंट पावर, या मैं कह सकता हूं आभासी शक्ति, या फिर सम्मिश्र शक्ति। तो 3 पावर पढ़ ली अपन लोगों ने, एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपेरेंट। अब इसको मैं ये तो हम लोगों ने एक फेजर से देखा जिसको हम बोलते हैं पावर एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है मेरे बच्चों, पावर एंगल ट्रायंगल। तो पावर एंगल ट्रायंगल में 3 पावर है, एक्टिव, रिएक्टिव एंड आपकी अपेरेंट। तो फर्स्टली मैं देख रहा हूं एक्टिव पावर, और हिंदी में बात करें तो सक्रिय शक्ति या वास्तविक शक्ति। इसी को मैं बोल सकता हूं रियल पावर, या बोल सकता हूं रियल पावर। अब इसकी मैं डिफाइन करता हूं इसको। एसी सर्किट के कौन से भाग में, वास्तविक भाग में, वास्तविक भाग क्या है, आ रही है, वास्तविक भाग में अवशोषित, मतलब ये होती है कंज्यूम पावर, अवशोषित शक्ति। मीन्स मैं कहूं कौन सी पावर मेरे बच्चों, कंज्यूम पावर क्या कहलाती है, आपकी एक्टिव पावर कहलाती है। ठीक है, फर्स्टली। तो सेकंड चीज, इसे पी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा, पी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। थर्ड, इसका मात्रक क्या होता है, किलोवाट। अब 3 बातें वापस रजिस्टर में, इंडक्टर में, कैपेसिटर में। तो प्रतिरोध में अवशोषित शक्ति P बराबर क्या होगी, VI cos phi किलोवाट, या वास्तविक या एक्टिव पावर। VI cos phi और phi एंगल जो भी हो वो हम लोग बात कर लेंगे। अब शुद्ध इंडक्टर में सेकंड चीज अब मैं बात करूंगा, देखो यहां पे बहुत कायदे की चीजें समझना है। प्योर शुद्ध इंडक्टर में कंज्यूम पावर, या हम बोल सकते हैं एक्टिव पावर। आपसे पूछ लिया जाए कि एक प्योर इंडक्टर में एक्टिव पावर क्या होती है, तो आपको तो एक चीज पता है, P बराबर VI cos phi, फॉर्मूला मैंने लिखा। और चूंकि प्योर इंडक्टर में, बोलो बच्चों, फाई कितना होता है, 90 डिग्री। तो P बराबर V इंटू आई इंटू कोस 90, और कोस 90 क्या होता है, 0। तो प्योर इंडक्टर में रियल पावर या एक्टिव पावर क्या होती है, 0। तो प्योर इंडक्टर में कंज्यूम पावर या एक्टिव पावर क्या होती है, 0। थर्ड चीज, प्योर कैपेसिटर में एक्टिव पावर, एक्टिव पावर। वापस प्योर कैपेसिटर में एक्टिव पावर मतलब प्योर सी में। वापस चूंकि प्योर कैपेसिटर में फाई कितना होता है, -90, बिल्कुल सही बात है। तो P बराबर VI कोस -90, और प्योर कैपेसिटर में भी पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गई बात खत्म। तो मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि प्योर कैपेसिटर या प्योर इंडक्टर में एक्टिव पावर क्या होती है, 0। प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर में एक्टिव पावर क्या होती है, 0। और प्योर कैपेसिटर में भी एक्टिव पावर क्या होती है, 0। याद रखने वाली चीज है कि प्योर इंडक्टर में, और याद क्या रखना है आपने, P बराबर VI cos phi, फाई का मान रखो। प्योर इंडक्टर में फाई कितना है, 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है, 0। आ गया आंसर। प्योर कैपेसिटर में आ गया आंसर, खत्म बात। तो ये तो हुई कौन सी पावर, एक्टिव पावर। कौन सी पावर, एक्टिव पावर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग देखते हैं रिएक्टिव पावर। अगली है आपकी रिएक्टिव पावर या इमेजिनरी पावर। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं निष्क्रिय शक्ति या काल्पनिक शक्ति। तो आप इसमें डायरेक्ट बात करेंगे, इंडक्टर या कैपेसिटर में स्टोर्ड, कंज्यूम नहीं, स्टोर्ड मतलब संचित शक्ति
क्या होगी, रिएक्टिव पावर होगी। कौन सी पावर होगी, रिएक्टिव पावर होगी। और इसको किससे डिनोट कर रखा है मैंने, Q से। और Q बराबर होगा VI sin फाई। Q बराबर क्या होगा, VI sin फाई। और मात्रक क्या होगा, kVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो रिएक्टिव पावर की यूनिट, रिएक्टिव पावर की यूनिट kVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और यहाँ R का मतलब रेजिस्टेंस नहीं है मेरे बच्चों, क्या है, रिएक्टिव। अब वापस वही तीन बातें। फर्स्टली, रजिस्टर में रिएक्टिव पावर Q, VI sin फाई। अब अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर में फाई कितना होता है मेरे बच्चों, 0। बहुत अच्छी बात है, फाई कितना होता है, 0। तो पावर फैक्टर कितना होता है, 90। तो मुझे यहां मान रखा Q बराबर VI sin फाई का मान क्या रखा, 0। और साइन 0 क्या होता है, 0। तो यहां से एक कहानी समझ में आई कि शुद्ध रजिस्टर में रिएक्टिव पावर क्या होती है, 0 होती है। ये तो फर्स्ट। और सेकंड में बात करूं, शुद्ध इंडक्टर में रिएक्टिव पावर Q बराबर VI sin फाई। और फाई का मान कितना है मेरे बच्चों, 90 डिग्री, क्योंकि शुद्ध इंडक्टर है। तो Q बराबर होगा VI sin 90। और sin 90 कितना होता है, 1। तो Q क्या हो गया, VI। और यूनिट क्या होगी, kVAR। ये तो हो गई शुद्ध इंडक्टर में। थर्ड, शुद्ध कैपेसिटर में रिएक्टिव पावर। तो फाई कितना होगा, -90 शुद्ध कैपेसिटर में। तो Q बराबर VI साइन का -90 और साइन का माइनस बाहर आ जाता है। ये माइनस कहाँ जाता है, बाहर। तो Q बराबर -VI साइन 90। और साइन 90 क्या होता है, 1। तो Q बराबर क्या हुआ, माइनस का VI। वापस पावर अगर माइनस में आए, कुछ भी माइनस में आए, तो वो में से क्या है, कैपेसिटर। और प्लस में आए तो वो क्या है, इंडक्टर। तो शुद्ध इंडक्टर में तो VI kVAR, और इसमें VI माइनस का VI kVAR। और शुद्ध रजिस्टर में, प्योरली रजिस्टर में फाई कितना है, 0। बात की है भाई, प्योरली रजिस्टर में 0, प्योरली इंडक्टर में प्लस का 90 और प्योरली कैपेसिटर में -90। वही तीनों बातें मैं पुट करके आप लोगों को बता रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। तो ये हो गया आपकी रिएक्टिव पावर। कौन सी पावर, रिएक्टिव पावर। अब इन दोनों को मिला के क्या बनेगी, अपेरेंट पावर, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, Z। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग बात करते हैं। तो देखें, S बराबर हुआ P प्लस आयोटा Q। यहां पर S क्या है, आपकी अपेरेंट पावर या कॉम्प्लेक्स पावर। किसमें, इंपीडेंस में पावर जो आपकी होती है वो कौन सी पावर होती है, अपेरेंट पावर या कॉम्प्लेक्स पावर। हिंदी में बात करूं तो आभासी या फिर सम्मिश्र। तो S बराबर P प्लस आयोटा Q। यहां पर S क्या है मेरे बच्चों, अपेरेंट पावर। और अभी हाल P क्या है, आपकी एक्टिव और रियल पावर। और क्या है, Q आपकी इमेजिनरी और रिएक्टिव पावर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर S बराबर हो गया P प्लस आयोटा Q। अब ये S एक्चुअल में है क्या, इसका में मैग्नीट्यूड, परिमाण। S क्या होगा, अंडर रूट के अंदर P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। और यूनिट क्या होगी, kVA। तो अपेरेंट पावर की यूनिट, S की यूनिट क्या होगी, kVA। तो अपेरेंट पावर की यूनिट, अपेरेंट पावर की यूनिट क्या होती है, kVA। और इसके बारे में बहुत कायदे की बात मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो अपेरेंट पावर की यूनिट क्या हुई मेरे बच्चों, kVA। अब वापस
कि सर इसका फॉर्मूला क्या हुआ, एस बराबर कुछ नहीं किया मैंने तो पी का मान रखा, पी बराबर है सर वी आई कॉस फाई और क्यू बराबर है सर वी आई साइन फाई। तो एस बराबर P प्लस आयोटा क्यू है, तो एस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं वी आई कॉस फाई प्लस आयोटा वी आई साइन फाई। अब कि सर इसका परिमाण लो, बिल्कुल ले रहा हूं अंडर रूट के अंदर। अच्छा ये तो हो गया परिमाण, और कोण फाई या थीटा, कोण थीटा मैंने लिखा tan इनवर्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। तो tan इनवर्स ये बताओ काल्पनिक भाग क्या है मेरे बच्चों, काल्पनिक भाग है Q अपॉन P। तो आपने वही करना है काल्पनिक बटे वास्तविक। अगर Z होता तो काल्पनिक क्या होता है X, वास्तविक क्या होता है R, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वापस यहाँ पर प्लस माइनस भी लगा दो इंडक्टर के लिए और कैपेसिटर के लिए। तो प्लस माइनस, प्लस किसके लिए, प्लस है आपके इंडक्टर के लिए और माइनस किसके लिए है, कैपेसिटर के लिए। तो एस वापस वास्तविक भाग का स्क्वायर और काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो वी आई कोस फाई का स्क्वायर प्लस वी आई साइन फाई का स्क्वायर, कुछ नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड आ गया, वी आई का स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और आप जानते हैं ये क्या होता है बच्चों 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचपन से पढ़ते आए 1। तो मोड ऑफ एस क्या हुआ v इंटू आई, और यूनिट क्या हो गई इसकी kVA, यूनिट क्या हो गई kVA। तो एस का फॉर्मूला क्या हो गया, एस का मैग्नीट्यूड क्या हो गया v इंटू आई। तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी कौन सी पावर मेरे बच्चों, अपेरेंट पावर। कौन सी पावर, अपेरेंट पावर। तो अपेरेंट पावर आपकी कौन सी पावर है, कि वह पावर जो आपके एसी सर्किट में आपको फ्लो या एसी सर्किट में आपको ज्ञात करनी होती है। तो आपको एक चीज याद रखनी है छोटी सी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। तो आपने एक चीज याद रखनी है, क्या, फर्स्टली तो सभी डीसी मशीन, चाहे वो क्या हो, जनरेटर हो, चाहे वो क्या हो, मोटर हो, परंतु कौन सी होनी चाहिए, डीसी। इनकी पावर या आप कह सकते हैं इनकी रेटिंग हमेशा किसमें होगी, किलोवाट में। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सभी डीसी मशीन चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, उनकी पावर किसमें होती है, किलोवाट में। अब सेकंड बात करूं, सभी एसी मशीन जिनका आउटपुट क्या है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिकल, क्या है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल आउटपुट किनका है, कि सर एक तो मैं बात कर रहा हूं किसका, ट्रांसफॉर्मर का, और एक बात कर रहा हूं अल्टरनेटर का। दो का ही आउटपुट इलेक्ट्रिकल है। ट्रांसफॉर्मर में भी आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल ही पावर होती है, और उसमें क्या करते हैं आप, या तो स्टेप अप या स्टेप डाउन। और अल्टरनेटर या एसी जनरेटर का आउटपुट भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल। तो इन दोनों की रेटिंग, दोनों की रेटिंग किसमें होती है, केवीए। और केवीए कौन सी पावर है, दोनों की रेटिंग कौन सी पावर होती है, अपेरेंट पावर। कौन सी पावर, अपेरेंट पावर। और ये कौन सी पावर है, एक्टिव पावर। तो सभी डीसी मशीनें चाहे वो जनरेटर हो मोटर हो, भूल जाओ, सभी डीसी मशीनों की पावर या रेटिंग क्या होती है, किलोवाट में। जबकि सभी एसी मशीनें जिनका आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल, जैसे ट्रांसफॉर्मर और अल्टरनेटर, दोनों की रेटिंग किसमें होगी, केवीए में या अपेरेंट पावर होगी। तीसरी चीज, एसी मोटर की रेटिंग भी किसमें होगी, किलोवाट में। मोटरों की रेटिंग तो हमेशा किसमें होगी, किलोवाट में, चाहे वो डीसी हो चाहे एसी हो। मतलब कौन सी पावर, एक्टिव पावर। क्योंकि ये मोटरें क्या करती है, इलेक्ट्रिकल कंज्यूम करती है। तो कंज्यूम करती है तो वास्तविकता में तो करेगी। अब आप कहेंगे सर आपने
एक्टिव पावर अपेरेंट पावर का तो बता दिया, परंतु आपने रिएक्टिव पावर का नहीं बताया। रिएक्टिव पावर भी यूज करते हैं, पर वो हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। किस में यूज करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन में। तो जब हम पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो उनकी बात करेंगे। तो ये है एक छोटा सा टॉपिक था बच्चों, पावर इन ऐसी सर्किट, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और पावर एंगल ट्राइंगल जो मैं आपको बता चुका हूं। 3 तरह की पावर, अपेरेंट पावर, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। कैसे इनके फॉर्मूले होते हैं, कैसे इनको डिनोट करते हैं, वो सारी बात हम लोग कर चुके हैं। तो निरंतर जुड़े रहिए, ध्यान रखिए अपना और अपने प्रियजनों का, और ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। राधे गोविंद।